नवीन जोश का संचार आज के इस आयोजन में किया है। आपका भी हिंदी विभाग और दुर्सा आड़ा फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने इस आयोजन के लिए समय निकाला और हम सबको अपना पाथेय प्रदान किया। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मंच पर है जो हिंदी और राजस्थानी में समान रूप से लेखन कार्य करते हैं, जिनकी उपस्थिति से राजस्थानी कविता का मंच समृद्ध होता है और जिनके लिए अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो कि कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यह सलीका प्रोफेसर गजादान जी चारण से अधिक कौन जानता है। आज के बीच वक्ता के रूप में हमें मार्गदर्शन देने पधारे प्रोफेसर गजादान जी चारण। मां भगवती के श्री चरणों में वंदन। आज के इस कार्यक्रम के निमित्त प्रातः स्मरणीय राष्ट्रकवि दुर्सा आढ़ा की स्मृति को नमन। मंच पर विराजमान हम सबके अग्रगण्य जो आचरण से हमको हमेशा सत्य का, नीति का, सनातन का, विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं, परम श्रद्धेय ओंकार सिंह जी लखावत साहब। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय गुलाब सिंह साहब चौहान, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और मेरे परम मित्र प्रोफेसर महिपाल सिंह जी राठौड़, प्रिय प्रोफेसर राम सिंह जी आढ़ा साहब, आदरणीय कीर्ति बहन, सामने विराजमान, एक एक के नाम लूं तो मैंने तो इस विश्वविद्यालय में जब राजस्थान कॉलेज एजुकेशन में नौकरी ज्वाइन की तो पहला ओरिएंटेशन कोर्स किया, तब से माननीय चैनाराम जी को, गंगाराम जी झाकड़ साहब को, प्रोफेसर कौशलनाथ जी उपाध्याय, आदरणीय किशोरीलाल जी रेगर साहब विराजमान है, प्रोफेसर कल्याण सिंह जी शेखावत साहब और हमारे कवि कुल शिरोमणि मोहन सिंह जी रत्नू साहब विराजमान है। मैं प्रणाम करता हूं आप सबको। भाई साहब शंभू सिंह जी को सुना। मैं निवेदन यहां से करूं कि हम जब जब इतिहास के पन्नों को उलटते हैं, इतिहास के वो स्वर्णिम पृष्ठ जब जब हमारे सामने आते हैं तो आत्ममुग्धता होती है, गर्व होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम पे आलोचना करने वालों ने हम पर कहां पर क्या कलम चलाई है, तब पीड़ा भी होती है। दोनों बातें उभर करके सामने आई। मुझे जो दायित्व दिया गया, जितने समय अवधि में दिया गया, मैं अपनी बात कहूंगा। दुर्सा आढ़ा एक ऐसा व्यक्तित्व 125 साल के कालखंड का साक्षी है। लंबा जीवन उनको मिला और इस जीवन के दौरान उन्होंने असीजीवी और मसीजीवी दोनों रूपों में अपने आप को ख्याति लब्ध किया, प्रतिष्ठा प्राप्त की। असीजीवी के रूप में जब वो सामने आते हैं तब भी उनका दुर्घर्ष संघर्ष सामने आता है, और मसीजीवी के रूप में तो पूर्व वक्ताओं ने जिस तरह की बात की और मैं आगे बढ़ूंगा, हम देखेंगे तो फक्र होता है। मैं जब उनके जीवन को देखता हूं, उन्होंने जब विपन्नता और नादारगी देखी, गरीबी देखी, आर्थिक संकट देखा, तो ऐसा देखा कि उसको पढ़ करके किसी की रूह कांप जाती है। और जब उन्होंने ऐश्वर्य के शिखर पर चढ़ के देखा तो जिसको पढ़ते हैं तो रश्क होने लगता है, ईर्ष्या होने लगती है कि ऐसा भी कोई प्राप्त कर सकता है। कि ऐसा व्यक्तित्व है दुर्सा आढ़ा का। माननीय दुर्सा आढ़ा जी को जब पढ़ते हैं, मैं पहले असीजीवी की बात करता हूं। चूंकि हिंदी विभाग ने ऐसा आयोजन हाथ में लिया है, हम महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों पर आरोप लगता है कि हम 1986 के बनाए हुए नोट्स को पढ़ाते हैं आज भी क्लास में जाकर के। मैं हिंदी विभाग जयनारायण दास विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं कि आपने इस पाठ्यक्रम को अपडेट करने का काम किया है। आपके शोधार्थी सामने बैठेंगे, हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा पर जब चिंतन करना शुरू करेंगे, हिंदी को स्वातंत्र्य चेतना किसने सिखाई, जब इस पे बात करना शुरू करेंगे तो भूषण से टिकेंगे नहीं, उसके पहले भी जाएंगे और उनका मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे, और वो जाकर के दुर्सा आढ़ा और उसके पहले भी अचलदास कीची में जाएंगे या फिर आदिकाल में भी जाएंगे। वहां पर हमें स्वातंत्र्य का पाठ पढ़ने को मिलता है। मैं बात शुरू करता हूं अचलदास कीची की वचनिका में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का उदाहरण देते हैं। वहां से बात शुरू करें, राष्ट्रीय चेतना की बात करें, भावधारा की बात करें। शिवदास गार्डन कहते हैं, गईवर गल गलत ये जह खंचैत हैं जाए। प्रश्न किया जाता है, दो पड़ोतरी दोहे हैं, परतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता क्या है। एक ही वन वसंतड़ा एवड़ अंतर काह, सिंह कबड्डी नाल है गईवर लख विकाहे। एक ही साथ में रहते हुए शेर में और हाथी में क्या अंतर है कि एक तो लाखों में बिकता है और एक की कोई कोड़ी नहीं देता है। कवि जवाब देता है, वहां से स्वातंत्र्य चेतना हिंदी साहित्य में जिंदा होती है। कवि लिखता है, गईवर गल गलत ये उजह खंचे तह जाए, सिंह गलत थन जेश है तऊ 10 लख बिकाए। कवि का जवाब क्या है
हाथी ने अपने गले में पट्टा, पराधीनता का बंधन स्वीकार कर लिया, इसलिए लाख में बिकता है। लेकिन यदि शेर उस पराधीनता को स्वीकार करे तो 10 लाख में बिक सकता है। स्वतंत्रता कभी बिकती नहीं है, इसलिए अनमोल होती है, मूल्य नहीं लगाया जा सकता। ये हमारी स्वातंत्र चेतना का अध्याय है। दुर्सा आढ़ा जी के 3 जीवन की घटनाओं के जो 80 जीवी वाले हैं उनका जिक्र करता हूं पृष्ठभूमि में, फिर राष्ट्रीय चेतना पे आता हूं। मुझे राष्ट्रीय चेतना पे ही बोलना है। दोनों युद्धों का जिक्र अभी दत्तानी और नितोड़ा का युद्ध, 2 युद्ध हैं। श्यामलदासी ददवाड़िया जब वीर विनोद में लिखना शुरू करते हैं तो दोनों युद्ध शामिल हो गए। इसलिए महिपाल सिंह जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दुर्सा जी आढ़ा पर शोध कार्य करवा रहे हैं, दूसरी दृष्टि में बात करनी है। दुर्सा आढ़ा कभी मुगल सेना की तरफ से युद्ध नहीं लड़े। ये दोनों युद्धों को आपको देखना पड़ेगा। दत्तानी के युद्ध को और नितोड़ा के युद्ध को मिला दिया गया, तब भ्रम हो गया। जब जहां सुल्तान देवड़ा के लिए जिस दोहे की बात करते हैं, वो दोहा भी बाद में मिक्स हुआ दोहा है। मोहन सिंह जी, दुर्सा जी आढ़ा वहां पर भी सुल्तान की तरफ से ही लड़े हैं, राव सुल्तान की तरफ से, क्योंकि बगड़ी से उनका संबंध था। सुल्तान का ननिहाल बगड़ी था, इसलिए उस समय भी मुगल की सेना जब लेकर के आते हैं, जगमाल और बीजा देवड़ा जब लाते हैं और जोधपुर साथ में होता है, उस समय भी सुल्तान की सेना की तरफ से दुर्सा जी आढ़ा लड़े हैं। और दूसरी तरफ नाकोड़ा में जब नितोड़ा का युद्ध हुआ 1644 का, वहां पर भी राव सुल्तान की तरफ से दुर्सा आढ़ा लड़े। दोनों बार युद्ध में वो दोनों बार मुगल सेना के सामने लड़े हैं। इस दृष्टि से अगला शोध राम सिंह जी भी देखें और महिपाल सिंह जी और आप सारे शोधार्थी देखें। मेरा एक निवेदन यह है, ये वीर विनोद को पढ़िएगा, दयालदास सिंधाइस को पढ़िएगा, और दुर्सा आढ़ा ग्रंथावली जो आज से 100 साल पहले छप चुकी चाणकदान जी आसिया को पढ़िएगा, जो इस तरह के तथ्य देते हैं। आहुआ की धरने की बात मोहन सिंह जी ने भी की और आदरणीय लखावत साहब ने तो संसार का सरमोर आहुआ धरना लिखा, उसमें कटारियां खाई। इतना सा ध्यान रखना है कि दुर्सा आढ़ा के गले में उस समय कटारी लगी थी। सारे वहां पर हजारों चारणों ने मोटा राजा उदय सिंह के खिलाफ आत्मोत्सर्ग किया था। दुर्सा आढ़ा को एक चारण ने उसकी कोहनी पर हाथ लगा करके दूसरी कटारी खा रहे थे तो बचा दिया कि दुर्सा, तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। हमने जो इतने शहादत की है, हमारा जो बलिदान हुआ है, मोटा राजा उदय सिंह की हठधर्मिता के कारण हुआ है। तुम जिंदा रहोगे तो किसी बड़े मोह से उदय सिंह को उलाहना दिलवाओगे। इस बात के लिए तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन दुर्सा आढ़ा जिंदा रहा। इसको पृष्ठभूमि में ध्यान में रखते हैं मैं राष्ट्रीय चेतना पर आता हूं। राष्ट्रीय चेतना पर बात करते हैं तो डॉक्टर देवीलाल जी पालीवाल का कथन पढ़ करके सुनाता हूं। महिपाल सिंह जी ने कहा कि जब विश्वविद्यालय में बोलते हैं तो कोटेशन पढ़नी चाहिए, मुझे सिखाते हैं, इसलिए मैं एक कोटेशन पढ़ता हूं। देवीलाल जी पालीवाल कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी साहित्य और संस्कृति का बहुत नाम है। इसकी विशिष्टता की चर्चा सभी करते हैं तथा देश के इतिहास और संस्कृति पर उसके प्रभाव को स्वीकार करते हैं, किंतु घर में उतना व्यापक और गंभीर एहसास नहीं है। घर में यानी राजस्थान में घर में उतना व्यापक और गंभीर एहसास नहीं है। हम अपने ऊपर छाई उदासी और अज्ञानता की परत को हटाने को उद्यत नहीं है। शंभू सिंह जी भाई साहब का भी यही था। हमारे मन में पीड़ा होनी चाहिए कि हमने जो कुछ किया उसकी बात क्यों नहीं हो रही है। हमारे इस राजस्थान ने क्या क्या किया। इसी विश्वविद्यालय से रिटायर डॉक्टर शक्तिदान जी कविया ने जब राजस्थानी भाषा का काव्य लिखा, उन्होंने राजस्थानी भाषा के सम्मान में जो कविता लिखी, तो पहली बात ये कहते हैं कि जब जब हिंदुस्तान को आवश्यकता पड़ी, इस राजस्थान के व्यक्ति ने अपना सर्वस्व समर्पित करके हिंदुस्तान के आन बान और शान को बचाया है। जदई भारत में शता जोगा फतरी आंधी आई ही, बख्तरी कड़िया बड़की ही, जो सिंधु राग सुनाई ही, गड़गड़िया तोपारा घोड़ा भालारी अणिया भड़की ही, हर धारा दो धारा जुड़ता ही, खाड़ा रातंबर खड़की ही, रणवड़ता माथा रण खेता, अड़वड़ता घोड़ा उलड़ता, सरकटिया सूरा समहर में ढाला तलवारा ले ढलता, रणबंका भिड़ आरान रचे, तिर पेखे भान तमाशा है, उन भगत हुए ललकार उठे, वह राजस्थानी भाषा है। ऐसी मन भावनी रलियावनी सुहावनी भाषा, उसके साहित्य को पढ़ना हमारे लिए दूर की कौड़ी था। इसलिए हिंदी के आलोचकों को दिखाई नहीं दिया। राष्ट्रीय चेतना का चिंतन जब करते हैं, गुरुदेव कौशलनाथ जी उपाध्याय साहब, किशोरीलाल जी विराजमान है, हिंदी के तमाम आचार्य वृंद विराजमान है, शोधार्थी विद्यार्थी विराजमान है। हमें चिंतन करना पड़ेगा कि अकबर की नींद उड़ाने वाले दुर्सा आढ़ा का साहित्य क्यों नहीं आलोचकों की निगाह में आया। क्या कारण रहा। इतने इतने प्रमाण है, जिन प्रमाणों को हमारे आलोचकों की निगाह में क्यों नहीं आए। वो प्रमाण अलेखो पुख्ता है, इतिहास चिकन रो साखी है, इन आजादी री इज्जत ने मैं राजस्थान राखी है।
आजादी की जब जब जरूरत पड़ता रहे गौरवरी गाथ सुनाओ हूं, इन गौरव गाथा रे पाना में सोन लिया आखर मारा है, कट तोड़ा माथा धड़ लड़ता बख्तर हर पाखर मारा है, धारा धस्तोड़ा रणबंका मरकर राखी ही आजादी, सिंदूर दूध राखी री कीमत दे राखी आजादी, मैं रीझा सिंधु रागा पर खागारी खनका साखी है, इन आजादी री इज्जत ने मैं राजस्थानिया राखी। उसको पढ़ेगा कौन? हमने खुद ने पढ़ना छोड़ दिया, दूसरों के पास में कहां फुर्सत है। दुर्सा आढ़ा का वृहद साहित्य है, कुछ पुस्तकों का जिक्र हुआ। मैं मात्र राष्ट्रीय चेतना वाली बात पर आता हूं, क्योंकि हम पे जो आरोप लगे उसकी बात करनी है, समय की अपनी अवधि है। मुगल सत्ता के खिलाफ तत्कालीन समय में जिस जिस व्यक्ति ने आवाज उठाई, उसके गौरव का गान दुर्सा आढ़ा ने किया है। दुर्सा आढ़ा का चिंतन सिर्फ यह है, हिंदुस्तान पर बाहरी सत्ता का कब्जा है, इसको हटाना चाहिए। और इसको हटाने के लिए खेत में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति ने एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए भी प्रयास किया, उस पर दुर्सा आढ़ा की कलम चली है। इसलिए हमें दुर्सा आढ़ा के साहित्य को विरुद्ध क्षेत्रीय के साथ में उनके गीतों से पढ़ना पड़ेगा। डिंगल का अपना साहित्य, अपनी धाती, अपनी नीति, वो गीत हैं जो दुर्सा आढ़ा लिखते हैं, एक एक शूरवीर के सम्मान में लिखा है। वो महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, सिरोही का वीर, सोलंकी वीरमदेव, सिरोही राव सुल्तान, जाम सत्ता और जाम अज्जा, सौराष्ट्र में जाकर के, जामनगर में जाकर के उन्होंने भूचर मेरी में जब अपना संग्राम करके मुगल सत्ता के सामने वहां पर शहादत की, उनके सम्मान में उन्होंने काव्य लिखा। कल्ला राय मलोत, बल्लू चांपावत, रावचंद्र सेन, राय सिंह बीकानेर, अमर सिंह राठौड़ नागौर, सबके सम्मान में उनके जो गीत हैं, उन गीतों को पढ़ना है। दुर्सा अकबर के दरबार में अवश्य था, लेकिन अकबर का अधीन नहीं था। उनकी जुबान को कभी रोक नहीं पाया अकबर। मैं मगरेरा मोरिया काकर चून चुगंत, रुत आया बोला नहीं तो हिवड़ो फाट मरंत। जब जब आवश्यकता हुई बोले वो, और उन्होंने बोल करके कहा, अकबर को खुद को सामने आकर के कहा। आज किसी सरपंच को कह करके देख ले, जिंदा नहीं बच सकते अगले समय। अकबर के दरबार में, उस समय में जब हिंदुस्तान में तूती बोलती है उसकी, उसके सामने खड़ा होकर के बोलने का साहस दुर्सा आढ़ा करता है। मनरी मनरे माह अकबर रे रहसी अवश्य, इस कविता को मैं जब पढ़ता हूं, और तत्कालीन आदरणीय लखावत साहब तो इस साहित्य के अध्येता है, मैं निवेदन करता हूं कि मां है, सूचनाएं नहीं है, घोषणाएं हैं वो गीत। और घोषणा है भविष्य की, वो भविष्य की घोषणा करते हैं, एक शंका तक नहीं बचने देते हैं कि लोगों के मन में क्या है। महाराणा तक उन्होंने गीत पहुंचाए समय समय पर, और वो सूचना, जो घोषणा है वो क्या है, हिंदुस्तान का आम जन क्या सोचता है महाराणा आपके विषय में, आम जनता के विषय में बात क्या है। लोग ये बात करते हैं, कुछ कहीं से उभर करके आ जाए कि महाराणा कहीं दिल्ली के दरबार में नहीं चले जाए, इसको पहले से पानी आड़ी फाड़, उसको रोकने के लिए उन्होंने काव्य भेजे। इसलिए घोषणाएं हैं, मुस्तकबिल को तय कर रहे हैं हिंदुस्तान का क्या होगा। इस दोहे में देखिए घटना बीती हुई नहीं, मनरी मनरे माह अकबर रे रहसी अवश्य, रहेगी, ये भविष्य की बात कर रहा है। मनरी मनरे माह अकबर रे रहसी अवश्य, नरवर करिए नाह पूरी राण प्रताप से, कभी पूरी नहीं कर सकता वो। एक एक दोहे में देखिए गीत की पंक्तियां है। दुर्सा आढ़ा को और पृथ्वीराज राठौड़ को, दो को कोट करता हूं, दो गीत उस समय में लिख करके महाराणा प्रताप के पास में भेजे गए। जब हम दूसरी कविताओं में कहीं इधर उधर पढ़ते हैं कि अकबर से महाराणा मिलने चले जाएंगे, दुर्सा आढ़ा लिखते हैं, आया दड़ सबड़ साम हूं आवे, और रंगियो रहे खतरवाट रतो, ओ नर नाह नमन न आवे, पत शाहन दरगाह पतो। जैसे ही कोई दल सामने दिखेगा, सबल उसके सामने आएगा, और अपनी तलवार को खत्रवट के रंग में रंग करके रखता है, दुश्मनों के खून से रक्तिम करके रखता है। वह कभी महाराणा प्रताप, ओ नर नाह नमन न आवे, पत शाहन दरगाह पतो, ये बादशाह की दरगाह में कभी नमन करने नहीं आएगा। यही भाव पृथ्वीराज राठौड़ लिखते हैं। पृथ्वीराज जी राठौड़ कहते हैं, हे महाराणा, जनता क्या सोचती है हिंदुस्तान की आपके विषय में। उसके दरबार में जाना, अकबर के दरबार में जाना दूर की कौड़ी है, जनता तो यहां तक सोचती है, पातल जो पत शाह बोले मुख होता वयन, तो मिहिर पिछ मदिश माह उगे कासवर आवउत। अर्थ समझें, पृथ्वीराज राठौड़ कहते हैं, हे सूर्यवंशी महाराणा प्रताप, तुम्हारा अकबर के दरबार में जाना नहीं, ये चिंतन कहीं नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की आम आवाम का चिंतन ये है कि जिस दिन पातल जो पतशाह, यदि महाराणा प्रताप ने अपनी जिह्वा से उस यवन को पातशाह कह दिया तो भी सूरज दूसरी तरफ उगना शुरू हो जाएगा। ये घोषणा है, ये चिंतन है, महाराणा को संबल और साहस देने वाले ये गीत हैं। जब हल्दी घाटी की बात चलती है ना,
हल्दी घाटी के युद्ध के समय में उसके आसपास में भामाशाह आते हैं और संपत्ति सौंपते हैं। वो 25 लाख के रुपए हैं, 20,000 असरपियां हैं। उस समय में ये भी शोध का विषय महिपाल सिंह जी, आप नोट करें इस बिंदु को। जब महाराणा प्रताप को उस संकट के समय में सहयोग देने की बात आई तो राजस्थान के अनेक कवियों ने सहयोग किया। दुर्सा आढ़ा ने उस समय 4 लाख रुपए महाराणा के पास में भिजवाए। इसका आप शोध करिएगा। 4 लाख रुपए दुर्सा आढ़ा ने भिजवाए। और इसके गीत की साक्षी अमर सिंह को, जब महाराणा प्रताप दिवंगत हुए उसके पहले अमर सिंह जी से कहा, मेरे मन में 2 बातें हैं अमर सिंह, ध्यान रखना। पहला तो ये, कभी मुगलिया सल्तनत में मेवाड़ी पगड़ी नहीं झुकनी चाहिए, इस संकल्प को पार पटकना। और दूसरा मेरे एक मन में रहेगी, मैं दुर्सा आढ़ा का सम्मान करना चाहता था, क्योंकि उन पर ऋण था। उन्हें मालूम था कि चारण के 4 लाख रुपए मेरे खजाने में आए हुए, मेरे सहयोग में वापस मिलने चाहिए। और वो अमर सिंह जी ने बुला करके वृद्धावस्था में दुर्सा आढ़ा को बुलाया और कहा, बाजी मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं। तो तब मारवाड़ का पानी त्याग चुके थे दुर्सा आढ़ा, यहां से चले गए थे। अहुआ के धरने के बाद में उन्होंने कहा, मारवाड़ मेरी मातृभूमि है, वहां रहा हूं, मैं वहां रहना चाहता हूं, लेकिन वहां जाऊंगा नहीं। रायपुरिया मेवाड़ और मारवाड़ के उस सीमा पर है, इसलिए मुझे रायपुरिया दे दो, मैं उस मारवाड़ के नजदीक जाना चाहता हूं। रायपुरिया की रियासत उस दिन मिली है। उन्होंने कहा, क्षत्रियों का सारा कर्ज तुमने चुकाया है। अमर सिंह को दूसरों गीतों में तो नहीं लिखा कर्ज कौन सा है, ये 4 लाख वाला कर्ज था जिसको चुकाया गया है। इसमें उन्होंने कहा, ये अमर सिंह ने कहा, मैं कर्जा चुका रहा हूं। उन्होंने कहा, तुमने तो सारे क्षत्रिय वर्ण का कर्जा मुझे इस बात को मान करके चुका दिया है। ये भी शोध का विषय, इस पर भी दृष्टि हमारी जानी चाहिए। दुर्सा की राष्ट्रीयता पर 2 आरोप लगे, क्योंकि महिपाल सिंह जी टेढ़ा देखने लगते हैं तो मुझे शॉर्ट करना पड़ता है। 2 आरोप लगे, पहला संकीर्ण राष्ट्रीयता का, दूसरा अकबर के प्रशंसा के गीतों का। मैं दोनों बहुत शोध के विषय की बात करूंगा। संकीर्णता की बात जब करते हैं, एक उर्दू की पंक्तियां है कि सजा देने वाले रजा पूछते हैं और जीने की हमसे वजह पूछते हैं, देते हैं खुद ही जहर हमको आकर, असर कितना हुआ ये फिर पूछते हैं। जिन्होंने जहर दिया वो हमसे पूछते हैं, तुम पे असर हुआ कि नहीं हुआ। हुआ असर, 70 साल बीत गए आजादी के बाद में, हमने अपने इतिहास को, अपने पुरखों को, उस योगदान को देखा तक नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव में समय आया जब अपने अपने योगदान को सारे देखना, हम भी देखना चाहते हैं। राजस्थान का एक एक व्यक्ति देखना चाहता है हमने क्या किया। उस संकीर्ण राष्ट्रीयता के खिलाफ, उसके तोड़ के लिए बात करता हूं। दुर्सा की राष्ट्रीयता उदार है, संपूर्ण हिंदुस्तान, हिंदू धर्म, हिंदुत्व और क्षत्रिय मर्यादा उसके विषय हैं। इसलिए इस दृष्टि से पढ़ें। आप कुछ शब्द देखें, उसकी कविता में आपको हिंदुस्तान और भारत मिलेगा। 2 लोगों को भूषण ने कहा, शिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को, पढ़ते हैं ना सर। दुर्सा आढ़ा लिखता है, अणदुगिया तुरी उजड़ा अशमर, चाकर कहण न आयो चीत, सारे हिंदुस्तान तने शिर, पातल ने चंद्रसेन पवित। सारे हिंदुस्तान में 2 लोग पवित्र मानता हूं मैं, महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन जोधपुर। सारे हिंदुस्तान करता है, बीकानेर की बात नहीं करता है, सारे राज रजवाड़ों में उनके संबंध थे, उनकी बात नहीं है। लोपे हिंदू लाज सगपण रोपे तुर्क सु, सत्येंद्र ने दोहा पढ़ा, इसको सुने। इसमें तो सीधा सीधा राष्ट्र धर्म का संकेत है। अकबर मार्ग 8 जवन रोक राखी जगत, तो परम धर्म जस पाठ पढ़ियो राणा प्रताप से। अकबर ने 8 मार्ग रोक दिए हमारे धर्म के। 8 मार्ग कौन से? 4 वर्ण धर्म के, 4 आश्रम धर्म के। हम जिस धर्म को मान सकते हैं, निभा सकते हैं, सारे रास्ते रोक दिए। ऐसे समय में महाराणा प्रताप ने परम धर्म जस पाठ, परम धर्म का पाठ पढ़ना शुरू किया। परम धर्म है राष्ट्र धर्म। वो जो कि दुर्सा आढ़ा उस राष्ट्र धर्म के पाठ को पढ़ने वाले महाराणा प्रताप की बात करता है। अकबर की प्रशंसा की बात मैं निवेदन ये करूं, दुर्सा जी का इतना वृहद साहित्य है, अकबर पर उन्होंने जिंदगी में एक गीत लिखा। गीत है, सच्चाई को मानना है। एक गीत लिखा, 4 द्वाले का एक गीत है, और वो गीत तब लिखा है जब अकबर से मिलने वो जा रहे हैं। हमारे यहाँ की परंपरा है, जोधपुर से गंगाराम जी जा खड़े थे मेरे पास, डीडवाना आएंगे तो जोधपुर की मोहन जी का लड्डू लेकर के आते हैं कि अपने घर में जो अच्छा है, किसी के खेत में मतीरा अच्छा है, फली अच्छी है, काचर अच्छे लेकर के आते हैं। दुर्सा आढ़ा के घर में कविता थी, ये संस्कार थे चारणों के। और मिलना क्यों जरूरी था? मोटा राजा उदय सिंह ने चारणों पर यही गीत लिख करके आए। दूसरा तथ्य देखें, उस एक बार 1666 में उनको अकबर से पुरस्कृत होकर के पेशवा आए अपनी माता जी के पास में। हमारी माओ ने
यदि शिवाजी को कोई बनाती है तो मां बनाती है, विवेकानंद को बनाती है मां बनाती है। मैं जब दुर्सा आढ़ा की मातुश्री को पढ़ता हूं तो दुर्सा आढ़ा की मां ने दुर्सा आढ़ा को अकबर से पुरस्कृत होकर के पेशवा पधारे हैं, और लोगों ने सूचना दी कि आज तुम्हारा बेटा माई अकबर से पुरस्कृत होकर के आया है। मां बोली नहीं। दुर्सा जी सामने गए तो उस बूढ़ी क्षत्राणी का चेहरा लाल हो गया, आंखें रक्तिम हो रखी है, देखा कुछ बोली नहीं। मां बोलोगे नहीं? मां ने कहा सारे हिंदू मर गए थे जो तुम्हें किसी यवन से कुछ लेना पड़ा, और यवन से पुरस्कृत होकर के आए हो। आ गए, कोई बात नहीं, इससे गर्व करने वाली कौन सी बात है? मेरे घर में उस पुरस्कार का एक दाना काम में नहीं आ सकता। और इस बात का साक्षी है 1966 से 73 के बीच में बना हुआ पेशवा के किनारे का वो तालाब। दुर्सा जी उसी समय घर से बाहर आते हैं, गांव से बाहर आते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि ये पैसे मेरे घर में नहीं रह करता हूं। दुर्सा आढ़ा कभी अकबर की तरफ से युद्ध। दुर्सा आढ़ा की राष्ट्रीय चेतना का आधार उनकी हिंदुत्व, उनका भारत, उनका हिंदुस्तान और मुगलिया सल्तनत के खिलाफ चलने वाली आवाज है। दुर्सा आढ़ा की राष्ट्रीय चेतना को आधार बनाकर हमें इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहिए। दुर्सा आढ़ा की राष्ट्रीयता संकीर्ण नहीं है, उदार है। इसलिए निवेदन करता हूं कि अपने ही हाथों में पतवार थमा ली जाए, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए, और पूरे गुलशन का चलन भले बिगड़ जाए पर बद चलन होने से खुशबू तो बचा ली जाए। पुनः पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गजादान जी चारण साहब। आपने दुर्सा आढ़ा पर बात करते हुए राष्ट्र निर्माण में राजस्थान के योगदान को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने रेखांकित किया, अभिव्यक्त किया, हम सबका मार्गदर्शन किया। और जब आप मातृभूमि और मां की बात कर रहे थे दुर्सा आढ़ा के संबंध में, तो मुझे दो पंक्तियां याद आती है कि कौन कहता है मिट्टी से मोहब्बत नहीं रही, कौन कहता